हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम टोक्यो शहर में बसे एक याच को देखते हैं जो खाली पड़ी हुई थी, लेकिन कुछ लोग उसमें कुछ खोज कर रहे थे और उन्हें एक आदमी के जूते और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो लेकर वो जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से पानी में से तूफान आने लगता है। एक बहुत ही बड़ी एक्वालाइन नाम का टनल टूट गया था, जिसे बहुत सारा खून पानी जैसे बह रहा था। हम मिस्टर कोरिसावा को देखते हैं। वो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर अपनी टीम को बताते हैं कि टनल में 5 ब्रेकेज हुए हैं और हर जगह पानी भर गया है। साइंटिस्ट देख ही रहे होते हैं कि ये अर्थक्वेक है या इरप्शन, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी समुद्र से धुआं निकल रहा होता है। ये देखते हुए पुलिस आसपास के सारे लोगों को रेस्क्यू कराती है, लेकिन इस सारी बातों से लोगों को काफी मजा आ रहा था। इंटरनेट पर समुद्र की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसे डिप्टी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर आंडो ने प्राइम मिनिस्टर और पार्टी के बाकी लोगों को बताया था कि समुद्र में दरअसल एक जिंदा जीव है। सबको लगता है ये कोई व्हेल या दूसरी बड़ी मछली होगी, पर कोई कहता है कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो किसी भी मछली के बस की बात नहीं है। इसके चलते कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग हॉल में जब सब लोग न्यूज देख ही रहे होते हैं, तब उन्हें बहुत ही बड़ी पूंछ दिखाई देती है, जो ऑफकोर्स किसी मछली की नहीं हो सकती। कोई अननोन नया पाया गया लाइफ फॉर्म था, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। अब सभी लोग वोट करके क्रीचर को मारने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उस क्रीचर के कारण टोक्यो शहर का काफी नुकसान हुआ था। कुछ देर के बाद पता चलता है वो क्रीचर तामा रिवर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, जिसके कारण किनारों पर बाढ़ आ गई है और काफी नुकसान हुआ है, काफी लोग मारे गए हैं। इतने में ही 3 साइंटिस्ट पीएम को भी ये सारी जानकारी देते हैं। तभी हम शिमोरा को देखते हैं, जो यागुची को बताता है कि उसकी एक कॉलेज फ्रेंड हिरोमा इस बारे में जल्दी पता लगा सकती है। तो यागुची उस लड़की को बुलाने की परमिशन दे देते हैं। हिरोमा यहाँ आकर उस क्रीचर की एक वीडियो देखती है और उस क्रीचर के बारे में जानकारी देने लगती है कि जैसे इस क्रीचर के पास पैर है और ये जल्द ही जमीन पर भी आ सकता है, पर उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाढ़ के कारण पूरे शहर में तबाही मच जाती है और देखते देखते वो क्रीचर पानी से जमीन में आने लगता है। लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो क्रीचर हर जगह तबाही मचाई जा रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने तो इमरजेंसी डिजास्टर कंट्रोल टीम भी बनाई। देखते ही देखते पूरी दुनिया में इस क्रीचर की खबर फैल गई। उस क्रीचर को जल्दी ही मारने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। लोगों को सेफ जगह पहुंचाकर सारी जगह खाली की जाती है, लेकिन काफी लोगों की जान चली गई थी। पीएम भी इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स उस क्रीचर पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। पायलट हमला करने ही वाले थे, मगर उन्हें क्रीचर के थोड़ी दूर पे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें बचाने के चक्कर में मिशन को कैंसिल करना पड़ता है। उसके बाद वो क्रीचर वापस समुद्र की ओर बढ़ता है और चला जाता है। अब यहाँ पे समुद्र में उस क्रीचर की तलाश जारी थी। यागुची ने ये सब कुछ देख अपनी एक अलग रिसर्च टीम बना ली, जिसमें शहर के सारे इंटेलिजेंट लोग थे। एक लड़का बताता है कि उसके कंपनी ने उस क्रीचर के शरीर से कुछ फ्लूइड लिया था एंड वही वो टेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा बाकी के सारे सैंपल्स यूएस भेज दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इस क्रीचर के बारे में पता चले। लेकिन सबके सामने एक सवाल आता है कि इस क्रीचर को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल कहाँ से रही है, जिसपे हिरोमी को एक बात याद आती है कि उसने पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री तक कर दिया था, यानी इसे एनर्जी शायद न्यूक्लियर फ्यूजन से मिल रही है, यानी किसी न्यूक्लियर रिएक्टर से ये एनर्जी ले रहा होगा। लेकिन ये होना इम्पॉसिबल था और कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चलता है कि क्रीचर सच में आसपास के न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव से एनर्जी लेता है। इसी दरम्यान यूएस मिनिस्ट्री से आए कायो को उनसे मिलने आते हैं। कायो को यागुची से कहता है कि तुम्हें एक आदमी जिसका नाम गोरो माकी है उसे ढूंढना होगा। गोरो माकी ने ही कुछ सालों पहले इस क्रीचर के होने की बात कही थी और हमें यहाँ पे पता चलता है गोरो माकी वही इंसान है जो कुछ दिन पहले मिली याच से गायब हुआ था। उसने याच पर जो डॉक्यूमेंट छोड़े थे उसमें उसने इस क्रीचर के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन दी थी। उनमें एक पेपर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे जो करना है मैंने कर दिया है, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। क्रीचर का नाम गॉडजिला था, जिसमें गॉड का मतलब है भगवान। गॉडजिला असल में पानी की एक एंशिएंट स्पीशीज थी, जिसने समुद्र में फेंके हुए रेडियो एक्टिव मटेरियल को डाइजेस्ट कर लिया था और उन्हीं को खाने के कारण से अब वो पूरी तरीके से ऐसा बन गया था। समुद्र से जमीन पर आने में भी गॉडजिला का शरीर बड़ा होते जाता है। अब यहाँ पे यागुची कायोको को गॉडजिला के शरीर का पूरा स्ट्रक्चर और अनरिजॉल्व रिपोर्ट देता है, जो गोरो माकी ये इंसान छोड़ के गया था। यूएस के इस मैटर में बढ़ते इंटरेस्ट से पता चलता है कि उन्हें
गॉडजिला को यूएस लेके जाना है ताकि वो सबसे इवॉल्व क्रीचर को अपने पास रखे। यहाँ पे यागुची के ऑफिस में डिस्कशन में ये बात सबको खाई जा रही थी कि आखिरकार ये गॉडजिला अचानक से बाहर क्यों आया। थ्योरी के मुताबिक गॉडजिला एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से म्यूटेट होते गया। उसे खुद के शरीर को ठंडा रखने की पावर भी है, पर म्यूटेशन के कारण उसका शरीर ज्यादा ही ठंडा होते गया, जिसे गर्मी देने के लिए उसे पानी के बाहर आना पड़ा। यहाँ पे खतरे से अनजान लोग गॉडजिला को भगवान का रूप समझकर उसे ना मारने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे थे। अब कुछ दिनों के बाद गॉडजिला वापस पानी से बाहर सागामी बे के यहाँ पे आ जाता है। इस बार गॉडजिला पहले से ज्यादा साइज में बड़ा होकर खतरनाक हो गया था। लोगों को तुरंत अंडरग्राउंड रहने के ऑर्डर दिए जाते हैं। रेडियो एक्टिव से बने गॉडजिला को रोकने की जरूरत थी, वरना उसके कारण बहुत ही ज्यादा तबाही होने वाली थी। पीएम अपने फोर्सेस को गॉडजिला पर पूरी तरीके से अटैक करने की परमिशन देते हैं ताकि वो टोक्यो तक आ ना पाए। फाइटर प्लेन्स, आर्मी, टैंक, बॉम्ब, मिसाइल, मशीन, सारे सब कुछ लेकर गॉडजिला पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन गॉडजिला इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे एक खरोच भी नहीं आती। जापान की पूरी फोर्स और हथियार नाकाम हो गए थे। रात होते होते यूएस फोर्स आर्मी आ जाती है। उनके पावरफुल अटैक होने के कारण अंडरग्राउंड लोगों को भी जल्द से जल्द हिलाना पड़ता है। भगदड़ मच जाती है, लाइट्स भी चली गई थी। यहाँ पे पीएम की बिल्डिंग भी अटैक के बीच में ही थी, इसीलिए हेलीकॉप्टर से उन्हें भी जाना पड़ता है। यागुची भी अपने कार में ही थे और तभी पहली बार वो गॉडजिला को देखते हैं। इतने में ही यूएस गॉडजिला पर अटैक शुरू कर देता है और पहली बार गॉडजिला के शरीर से खून आने लगता है। मगर दूसरे ही पल में हम देखते हैं दर्द के मारे वो काफी चीखता है और गॉडजिला अचानक से एक अजीब सी रोशनी निकालता है और अपने मुंह से वो आग उगलने लगता है, जिससे आधा शहर जल जाता है। उसके मुंह से इतनी तेज लेजर की लेयर्स निकलती है, पूरी बिल्डिंग, आसपास के प्लेन सबके टुकड़े हो जाते हैं। इसी बीच में पीएम का हेलीकॉप्टर का भी ब्लास्ट हो जाता है। गॉडजिला को अपने पास आते हुए चीजों के सेंसेस लग जाते थे, इसीलिए वो अपने पीठ से ही काफी सारे लेजर लेयर्स निकालता है और सारी मिसाइल्स वो हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। अब इतना पावरफुल क्रीचर को देख डिफेंस मिनिस्टर यागुची और यूएस मिनिस्टर कायो को भी हैरान हो जाते हैं। हर जगह आग के सैलाब आ गए थे और सब कुछ जलने लगा था। थोड़ी देर के बाद गॉडजिला की ताकत खत्म होने लगती है और वो शांत होने लगता है। यागुची को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस शहर के बर्बादी को कैसे रोके। उसकी टीम एक सोल्यूशन निकालती है कि गॉडजिला के शरीर में बढ़ते ठंडक को पूरी तरीके से बढ़ाकर उसे फ्रीज कर दिया जाए ताकि वो खत्म हो जाए। मगर इस प्लान में भी काफी टाइम लगने वाला था, इसलिए यूएस आर्मी फैसला करती है कि गॉडजिला को थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल से ब्लास्ट कर दिया जाए, जिससे गॉडजिला खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ पूरा टोक्यो शहर और शहर में रहने वाले लोग भी मारे जाने वाले थे। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर यागुची और कायो को मंजूरी नहीं देते। यागुची की टीम पहले प्लान पर काम करने लगती है गॉडजिला को फ्रीज करने का, और इसीलिए 400 किलो का फ्रीजिंग गैस बनाने पे लग जाती है। यूएस ने भी टोक्यो को खाली करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया था। इतने में गॉडजिला अगर वापस जग जाता है तो उस पर मिसाइल डालनी होगी, लेकिन 2 हफ्तों से पहले ही यागुची को फ्रीजिंग गैस चाहिए थी। एक जर्नलिस्ट को गोरो माकी इस इंसान के बारे में पता चलता है। वो कहता है कि असल में गोरो माकी की जो पत्नी थी उनकी डेथ रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण हुई थी, जिसके कारण गोरो माकी काफी गुस्सा थे। इसीलिए उन्होंने इस बात से काफी रिसर्च की थी और उन्हें पता चला था कि गॉडजिला नाम का क्रीचर भी है, रेडियो एक्टिविटी के कारण म्यूटेट हो रहा है और शायद इसका हमला भी हो सकता है। ऐसे कई बार उन्होंने यूएस और अमेरिका गवर्नमेंट को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन दोनों भी गवर्नमेंट ने उसकी इस बात को नकारा और काम से निकाल दिया था। इसी बात से वो काफी गुस्सा हो गए थे। वो याच भी उन्हीं की थी और उन्हीं नोट्स पर काम करते हुए वो अचानक से गायब हुए थे, लेकिन वो नोट्स अभी भी अधूरी थी और यागुची की टीम इन्हीं नोट्स के ऊपर भी काम कर रही थी। और कुछ ही समय के बाद उसके रिपोर्ट में दिए गए काफी सारी चीजों को वो सॉल्व कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि गॉडजिला को फ्रीज करके ही खत्म किया जा सकता है। आगे ये भी पता चलता है गॉडजिला खुद ही इवॉल्व होता हुआ एक क्रीचर है और बिना किसी पार्टनर का वो खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है। इस बात से डरते हुए यूएस अपना प्लान शुरू करती है और जापान को 2 दिन की मोहलत देती है कि वो 2 दिन में न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, यानी थर्मोन्यूक्लियर ब्लास्ट। तो वही जापान का फ्रीजिंग गैस का प्लान अगले 3 दिन में शुरू होने वाला था। इसीलिए कायो को अपने पॉलिटिकल पावर का यूज करके यूएस से थोड़ा समय और मांगते हैं। अब यहाँ पे जापान को काफी सारे देश मदद करते हैं गैस पूरी तरीके से तैयार करने के लिए, और 2 दिन के बाद अब एग्जीक्यूशन का दिन आता है।
जहाँ पे गॉडजिला शांत उसी शहर में पड़ा हुआ था। सबसे पहले शान गॉडजिला पर ट्रेन से अटैक किया जाता है, जिससे वो जग जाता है और अपने पावर का इस्तेमाल करके आसपास वो अटैक करने लगता है। फिर इसके ऊपर चारों तरफ से मिसाइल का अटैक किया जाता है, जिसके बचाव में वो आग उगलता है और बाद में वो लेजर रेस निकालता है। काफी देर के इस अटैक के बाद थोड़े ही समय में वो कमजोर हो जाता है और उसकी शक्तियां पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। अब यही मौका देख के आसपास की सारी बिल्डिंग का ब्लास्ट कर दिया जाता है और सारा डेब्रिस गॉडजिला पे गिरने लगता है, जिसमें वो दब जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद जाके गॉडजिला की तरफ हाइड्रा गैस के क्रेन्स भेजे जाते हैं और पाइप की मदद से गॉडजिला के मुंह के आसपास गैस डालना शुरू हो जाता है। वो काफी कमजोर हालत में उधर ही पड़ा था, लेकिन थोड़ी समय के बाद गॉडजिला जग जाता है और अपने लेजर रेस छोड़ते हुए खड़ा हो जाता है। सब लोग डरने लगते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा गैस के कारण भी वो कमजोर हो जाता है। इसके चलते ट्रेन लाई जाती है और गॉडजिला के ऊपर बॉम्ब से हमला किया जाता है। उसे फिर से गिरा दिया जाता है और वो नीचे गिरने के बाद वापस उसके ऊपर गैस का अटैक किया जाता है और देखते ही देखते सारी गैस उसके मुंह की तरफ रिलीज की जाती है। गॉडजिला कैसे तैसे खड़ा हो जाता है, पर कुछ ही देर में पूरी तरीके से ठंडा होकर वो जमने लगता है। उसका टेम्परेचर -200 डिग्री हो गया था। अब वो पूरी तरीके से फ्रीज होकर नीचे गिरता है। आगे ने पता चलता है कि गॉडजिला का शरीर 20 दिन में ही आधा हो जाएगा और करीब करीब 2 से 3 साल में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी डिसाइड करती है कि इनकेस अगर गॉडजिला इसी बीच में वापस जग गया तो ना चाहते हुए भी उन्हें न्यूक्लियर अटैक यूज करना होगा। इसके लिए जापानीज गवर्नमेंट भी मान जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं टोक्यो वापस पहले जैसा बनना शुरू हो गया था। और अंत में हम देखते हैं गॉडजिला की पूंछ पर एक नई स्पीशीज दिखाई जाती है और मूवी इधर ही खत्म। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।